एक छोटे गांव का लड़का जो कभी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे लोकप्रिय नेता है। संघर्षों की तपिश में तपकर उसने खुद को लोहे की तरह मजबूत बनाया और आज नरेंद्र मोदी केवल एक नाम नहीं, एक आंदोलन है। जानिए उस अद्भुत सफर की कहानी जिसने भारत को नए युग की ओर मोड़ा। एक चाय वाले से प्रधानमंत्री बनने तक का सफर, यह है नरेंद्र मोदी की सफलता की पूरी गाथा। नरेंद्र मोदी, एक चाय वाले से विश्व नेता तक का सफर में है। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन। जब एक सामान्य परिवार में जन्मा बालक अपने छोटे से गांव से निकलकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बनता है, तो वह केवल एक राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि प्रेरणा बन जाता है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी की कहानी भारत के उस परिवर्तन की कहानी है जो असंभव को संभव बनाता है। नरेंद्र मोदी का जीवन एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम आत्मनिर्भरता, निष्ठा, परिश्रम और राष्ट्रभक्ति के तत्वों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आज नरेंद्र मोदी का नाम केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व राजनीति में एक प्रभावशाली नेता के रूप में जाना जाता है। उनके नेतृत्व में भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी उपस्थिति को मजबूती से दर्ज कराया है। मोदी केवल एक राजनेता नहीं है, वह एक विचारधारा है, एक सोच है जो नए भारत का निर्माण करने का सपना देखती है। उनका जीवन संदेश देता है कि जन्म, परिस्थिति या सीमाएं सफलता की राह में बाधा नहीं बनती। अगर इच्छा शक्ति प्रबल हो तो हर असंभव काम भी संभव हो जाता है। चैप्टर 2, प्रारंभिक जीवन और संघर्ष, अर्ली लाइफ एंड स्ट्रगल्स। सफलता कोई उपहार नहीं होती, यह तप, त्याग और कठिन परिश्रम की उपज होती है। यही बात नरेंद्र मोदी के जीवन में पूरी तरह झलकती है। उनका जीवन भारत के उन करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो साधारण परिवेश से निकलकर कुछ असाधारण करना चाहते हैं। जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर गांव में हुआ। वह अपने माता पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबा के 6 बच्चों में तीसरे स्थान पर थे। उनका परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर था और मध्यम वर्गीय भी कहना उनके जीवन की सच्चाई को छोटा कर देना होगा। उनके पिता वडनगर रेलवे स्टेशन के पास चाय बेचते थे। नरेंद्र मोदी भी बचपन में अपने पिता के साथ चाय की दुकान पर काम करते थे। कई बार उन्हें स्कूल के बाद स्टेशन पर जाकर ग्राहकों को चाय परोसनी होती थी। यह अनुभव न केवल उनके संघर्ष को दर्शाता है बल्कि उनके जीवन के पहले पब्लिक रिलेशन के सबक भी यही से शुरू हुए। शिक्षा और बचपन की जिज्ञासा। मोदी की प्रारंभिक शिक्षा वडनगर के सरकारी स्कूल में हुई। पढ़ाई में वे औसत छात्र थे, लेकिन उनमें सीखने की ललक थी। वे वाद विवाद, नाटक और भाषण प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते रहते थे। उनके एक शिक्षक याद करते हैं कि नरेंद्र मोदी में नेतृत्व करने की प्राकृतिक क्षमता बचपन से ही थी। वे हमेशा अनुशासित रहते और अपने साथियों की मदद करने को तत्पर रहते। उन्होंने स्कूली जीवन में एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर में भी भाग लिया, जिसमें उन्होंने अनुशासन, संगठन और राष्ट्र सेवा का बीज और गहरा हुआ। उसके बाद स्वयं सेवक बनने की शुरुआत। किशोरावस्था में नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस में जुड़ गए। यह जुड़ाव उनके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। वे शाखाओं में जाते, स्वयं सेवकों के साथ सेवा कार्य में भाग लेते और विचारधारा के साथ गहराई से जुड़ते गए। यहीं से उनके भीतर राष्ट्र के लिए कुछ बड़ा करने की आग जली। हालांकि उनके घरवाले चाहते थे कि वह जल्दी शादी करके पारिवारिक जिम्मेदारी निभाए, लेकिन मोदी का जीवन लक्ष्य कुछ और था। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने का निर्णय और संन्यास जैसा जीवन। 17-18 की उम्र में नरेंद्र मोदी ने अचानक अपना घर छोड़ दिया और देश के विभिन्न हिस्सों में घूमे। यह उनके आत्मखोज का समय था। वे हिमालय के कंदराओं में साधुओं के साथ रहे, रामकृष्ण मिशन आश्रम में सेवा की और ऋषिकेश जैसे तीर्थ में ध्यान योग का अभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने न तो किसी राजनीतिक पद की चाह रखी और न ही किसी आर्थिक लक्ष्य। उनका मकसद था, मैं कौन हूँ और मुझे देश के लिए क्या करना है। इस आत्ममंथन की यात्रा ने उन्हें जीवन का स्पष्ट उपदेश दिया। राष्ट्र की सेवा, घर वापसी और नए संकल्प। लगभग 2 साल बाद वे घर लौटे, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं थे। अब वे संकल्पबद्ध, लक्ष्य प्रेरित और बेहद अनुशासित व्यक्ति बन चुके थे। उन्होंने फिर से आरएसएस का काम संभाल लिया और प्रचारक के रूप में कार्य करना शुरू किया। एक प्रचारक का जीवन बेहद कठिन होता है। उच्च शिक्षा और आत्मनिर्भरता। मोदी ने आगे चलकर गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ली। यह भी गौर करने वाली बात है कि उन्होंने यह शिक्षा खुद के साधनों से ली, क्योंकि पारिवारिक सहयोग लेना उन्होंने बहुत पहले छोड़ दिया था। उनका जीवन दर्शन खुद पर विश्वास, खुद के संसाधन और राष्ट्र की सेवा बन चुका था। समाज सेवा के शुरुआती कार्य। आरएसएस में प्रचारक रहते हुए मोदी ने कई सामाजिक कार्य किए। प्राकृतिक आपदा के समय राहत कार्य, सामाजिक समरसता कार्यक्रम, युवाओं को जागरूक करना और हिंदू समाज में एकता लाने की दिशा में काम करना। इस दौरान उनकी संगठन क्षमता
कुशल संवाद शैली और नेतृत्व शक्ति स्पष्ट होने लगी। यही वजह रही कि जल्दी ही वे आरएसएस के गुजरात क्षेत्र में महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचे। चुनौतियों से पार पाने का साहस। उनके जीवन में गरीबी, अस्वीकृति और असहज परिस्थितियां हमेशा रही, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को शिकार नहीं समझा। वे हमेशा अपने जीवन के संघर्ष को तैयारी मानते थे, मानो ईश्वर उन्हें किसी बड़े कार्य के लिए तैयार कर रहा हो। उनका जीवन दर्शन, गहरी आध्यात्मिक सोच और राष्ट्रभक्ति की भावना ने उन्हें विशिष्ट बना दिया। इस चैप्टर से हमको यह सीख मिलती है कि संघर्ष जीवन को दिशा देता है। गरीबी से घबराने की जगह मोदी ने उसे अपनी प्रेरणा बना लिया। नंबर 2, निजी जीवन में अनुशासन। उन्होंने अपनी आदतों, समयबद्धता और सोच को हर परिस्थिति में साधा। नंबर 3, सेवा में मिला संकल्प। आरएसएस में रहकर उन्होंने जनसेवा को ही अपना धर्म मान लिया। नंबर 4, नेतृत्व की तैयारी। सार्वजनिक जीवन में हर स्तर पर काम करते हुए वे हर भूमिका के लिए तैयार होते गए। चैप्टर 3, राजनीति में प्रवेश। नेतृत्व तब जन्म लेता है जब व्यक्ति अपने आत्मस्वरूप को पहचान लेता है। नरेंद्र मोदी ने स्वयं को राष्ट्र सेवक के रूप में देखा और यह राजनीति में उनका पहला कदम बना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में सक्रिय भूमिका। आरएसएस से नरेंद्र मोदी की निकटता केवल एक स्वयंसेवक तक सीमित नहीं थी। उन्होंने प्रचारक के रूप में न केवल संगठनात्मक गतिविधियों को गहराई से समझा, बल्कि उसे जमीनी स्तर पर विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रचारक के तौर पर उनका कार्यक्षेत्र गुजरात से शुरू होकर बाद में अन्य राज्यों तक फैला। उन्होंने आपातकाल 1975 से 1977 के समय में भी महत्वपूर्ण भूमिगत कार्य किया। उस दौरान इंदिरा गांधी की सरकार ने लोकतंत्र को दबाने का प्रयास किया था। मोदी ने विरोध की आवाज को दबाने नहीं दिया। वे भूमिगत रहकर संघ और जनसंघ के नेताओं की मदद करते रहे। यह अनुभव उनके राजनीतिक कौशल, संकट प्रबंधन और रणनीतिक सोच को नई ऊंचाई देता है। संगठन कौशल और रणनीति। नरेंद्र मोदी को उनकी संगठनात्मक क्षमता के कारण जल्दी ही संघ में बड़े नेताओं का भरोसा हासिल हुआ। वे हर कार्य को संपूर्णता के साथ करते, समय का कठोर पालन करते और व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर संगठन के हित में सोचते। उनका विशेष कौशल था प्रभावशाली योजना बनाना और उसे जमीन पर उतारना। इसी वजह से 1985 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने संघ में रणनीतिक तौर पर जुड़ाव बढ़ाया, तब मोदी को पार्टी के संगठनात्मक कार्यों में शामिल किया गया। भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश। 1987 में नरेंद्र मोदी आधिकारिक रूप से भाजपा में शामिल हुए। यह वह समय था जब पार्टी ने अपनी जड़ें जमानी शुरू की थी। मोदी ने पार्टी के लिए जमीनी कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य करना शुरू किया। पोस्टर लगाना, भाषणों की व्यवस्था करना, जनसंपर्क अभियान, बूथ प्रबंधन इत्यादि। उनकी निष्ठा और मेहनत ने उन्हें 1988 तक गुजरात में भाजपा का संगठन मंत्री बना दिया। यह एक महत्वपूर्ण पद था जहां उन्हें नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक के समन्वय का कार्य देखना होता था। राम जन्मभूमि आंदोलन और भूमिका। 1989 से 1990 के दौरान भाजपा और संघ का ध्यान राम जन्मभूमि आंदोलन की ओर केंद्रित हुआ। यह आंदोलन भावनात्मक रूप से देश भर में हिंदुओं को जोड़ने का कार्य कर रहा था। मोदी को इस अभियान में अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के आयोजन में संगठनात्मक भूमिका निभाई। रथ यात्रा के दौरान लाखों लोगों का संपर्क साधना, बैठकों का आयोजन, जन जागरण, यह सब मोदी की सूझबूझ और नेटवर्किंग का प्रमाण बना। इस आंदोलन ने भाजपा को हिंदू जनमानस के बीच मजबूत आधार दिलाया और नरेंद्र मोदी को एक कुशल रणनीतिकार के रूप में स्थापित कर दिया। ऊंचे राजनीतिक नेतृत्व से संपर्क। मोदी की काबिलियत ने उन्हें भाजपा के बड़े नेताओं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, प्रमोद महाजन, मुरली मनोहर जोशी का विश्वास पात्र बना दिया। वे अब केवल गुजरात तक सीमित नहीं थे। उन्हें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर भारत के चुनावों की रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी दी जाने लगी। उनकी ताकत यह थी कि वे जमीनी हकीकत को समझते थे और उसे नेतृत्व तक सीधे पहुंचाते थे। साथ ही उनकी प्रस्तुति शैली प्रभावशाली होती थी। तथ्यों और रणनीति का स्पष्ट खाका। गुजरात में संगठन को मजबूत बनाना। गुजरात में भाजपा को मजबूत करने का श्रेय काफी हद तक नरेंद्र मोदी को दिया जाता है। वे गांव-गांव जाकर कार्यकर्ताओं से मिलते, स्थानीय मुद्दों को समझते और चुनावी योजनाएं बनाते। 1990 के दशक में भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ मजबूत विकल्प बनाना शुरू किया। यह जमीन मोदी जैसे संगठकों ने तैयार की थी। 1995 में भाजपा ने गुजरात विधानसभा में बहुमत हासिल किया और केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने। मोदी ने पर्दे के पीछे रहकर संगठन को मजबूत बनाए रखा। आंतरिक संघर्ष
और दिल्ली बुलावा। हालांकि 1996 के बाद गुजरात भाजपा में आंतरिक मतभेद शुरू हो गए। मोदी को इन विवादों से दूर रखा गया और उन्हें दिल्ली बुला लिया गया, जहां उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय संगठन सचिव नियुक्त किया गया। यह उनके लिए एक चुनौती और अवसर दोनों था। दिल्ली में रहकर वे राष्ट्रीय राजनीति का अनुभव लेने लगे और देश भर के राज्यों में संगठन को मजबूत करने में लगे रहे। यहाँ से उन्होंने राष्ट्रीय मीडिया, बुद्धिजीवियों और नई पीढ़ी में संवाद बनाना शुरू किया और उनके आने वाले भविष्य की नींव बन गए। टेक्नोलॉजी और इमेज बिल्डिंग। नरेंद्र मोदी राजनीति में टेक्नोलॉजी के उपयोग को जल्दी पहचानने वाले नेताओं में एक थे। 1990 के दशक में ही उन्होंने कंप्यूटर, इंटरनेट और प्रेजेंटेशन स्किल्स को आत्मसात करना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि आने वाला युग डिजिटल और विजुअल होगा और उन्होंने खुद को उसके लिए तैयार कर लिया। वे खुद अपना लेखन करते, भाषण बनाते और अनुवाद के लिए आधुनिक तकनीकियों का प्रयोग करने लगे। निष्कर्ष, राजनीति में नरेंद्र मोदी का प्रवेश कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह एक व्यवस्थित, अनुशासित और दृष्टिकोण पूर्ण यात्रा थी, जो एक स्वयंसेवक को राष्ट्रवादी राजनीतिक रणनीतिकार और फिर नेता में परिवर्तित करती है। इस चरण में उन्होंने वह नींव रखी जिसने उन्हें बाद में गुजरात का मुख्यमंत्री और फिर भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार किया। चैप्टर 4, गुजरात के मुख्यमंत्री बनने तक। 2001 से 2014 तक जो चुनौतियों से भागता है वह केवल वर्तमान खोता है, लेकिन जो उनका सामना करता है वह भविष्य रचता है। नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री बनने का सफर और उसके बाद का कार्यकाल इस कथन का जीवित उदाहरण है। गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत। 1995 से लेकर 2001 तक गुजरात की राजनीति में अस्थिरता और अंदरूनी खींचातानी का दौर चला। केशुभाई पटेल की सरकार ने संगठन और शासक के बीच समन्वय की कमी, भुज में आए विनाशकारी भूकंप और भ्रष्टाचार के आरोपों ने भाजपा की साख को गिरा दिया। 2001 में पार्टी को लगा कि गुजरात में एक नए और सशक्त नेतृत्व की जरूरत है, जो संगठन को स्थिरता दे सके और जनता का विश्वास जीत सके। नरेंद्र मोदी, जो उस समय दिल्ली में संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत थे, उन्हें गुजरात की कमान सौंपने का प्रस्ताव दिया गया। शुरुआत में उन्होंने संकोच किया क्योंकि उन्होंने कभी कोई प्रशासनिक पद नहीं संभाला था, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें विश्वास दिलाया कि यही समय है जब संगठन का व्यक्ति सीधे सत्ता में आए। मुख्यमंत्री पद की शपथ। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे पहली बार विधायक बने और बिना किसी चुनाव लड़े मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। यह उनके ऊपर जताए गए विश्वास और उनकी संगठनात्मक कौशल का प्रमाण था। 2001 भुज भूकंप सबसे पहली बड़ी चुनौती। मोदी के मुख्यमंत्री बनते ही उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी भुज भूकंप की तबाही से जूझते गुजरात को फिर से खड़ा करना। जनवरी 2001 में आए इस भूकंप में 20,000 से अधिक लोगों की जान गई थी और हजारों गांव पूरी तरह तबाह हो गए थे। नरेंद्र मोदी ने इस त्रासदी को पुनर्निर्माणित का अवसर दिया। नरेंद्र मोदी ने इस त्रासदी को पुनर्निर्माण का अवसर माना और पक्ष पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत एक व्यापक योजना बनाई। उन्होंने सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता, दक्षता और जिम्मेदारी लाने पर जोर दिया। वे खुद प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते, अधिकारियों से जमीनी रिपोर्ट लेते और तेजी से राहत कार्य की निगरानी करते। यहीं से उनकी निष्क्रिय नौकरशाही को सक्रिय प्रशासन में बदलने की शैली की शुरुआत हुई। 2002 गुजरात दंगे सबसे बड़ा विवाद। फरवरी 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात में भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिनमें सैकड़ों लोगों की जान गई। यह घटना नरेंद्र मोदी के पूरे कैरियर पर एक बड़ा दाग बन गई। उन पर यह आरोप लगे कि उन्होंने हिंसा को रोकने में देरी की या उसे रोकने में असफल रहे। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने उनकी किसी साजिश में शामिल न पाए जाने के आधार पर क्लीन चिट दी। इसके बावजूद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस घटना ने उनकी छवि को गहरा आघात पहुंचाया, लेकिन मोदी ने यह सुनिश्चित किया कि कानून व्यवस्था दोबारा बहाल हो और पीड़ितों को न्याय मिले। वहीं उन्होंने अपने प्रशासन की प्राथमिकताओं को विकास, सुशासन और औद्योगिक निवेश की ओर मोड़ दिया। विकास की राजनीति की शुरुआत। 2002 के बाद नरेंद्र मोदी ने विकास को केंद्र में रखते हुए अपनी राजनीति की दिशा बदली। उन्होंने सभी के साथ सभी का विकास की भावना के साथ गुजरात में व्यापक बदलाव की योजनाएं लागू की। औद्योगिक विकास। वाइब्रेंट गुजरात में की शुरुआत की गई, जिससे हजारों करोड़ों के निवेश राज्य में आए। टाटा, फोर्ड, होंडा, रिलायंस, अडानी जैसे बड़े उद्योगों ने गुजरात में निवेश किया। इंफ्रास्ट्रक्चर को बल मिला। सड़कें, बिजली, पानी और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। कृषि क्षेत्र में नवाचार, कृषि महोत्सव और किसान यूनिवर्सिटी जैसे योजनाओं से किसानों को सीधे वैज्ञानिक सलाह दी गई। ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा दिया गया। किसानों की आमदनी में वृद्धि हुई और राज्य में अनाज उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। बिजली और जल प्रबंधन। ज्योति ग्राम योजना के अंतर्गत गाँव में 24/7
बिजली पहुंचाई गई। नर्मदा नदी परियोजना को प्राथमिकता दी गई, जिससे सिंचाई और पीने के पानी की व्यवस्था सुधरी। गुड गवर्नेंस और ई गवर्नेंस। मोदी ने प्रशासन को सरल, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के लिए ई गवर्नेंस पर जोर दिया। स्वागत के तहत नागरिकों की शिकायत सीधे सीएम ऑफिस तक पहुंचने लगी। ऑनलाइन अप्रूवल, सिंगल विंडो क्लियरेंस और पेपरलेस ऑफिसेज की दिशा में कदम उठाए गए। उनकी कार्यशैली में मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का स्पष्ट प्रभाव दिखा। चुनावी सफलताएं और लोकप्रियता। 2002 गुजरात दंगों के बाद हुई चुनाव में नरेंद्र मोदी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। यह बताता है कि जनता ने उन्हें विकास और सुरक्षा का विकल्प माना। 2007 विकास और स्थिरता के नाम पर फिर से प्रचंड जीत। डेवलपमेंट मैन की छवि बननी शुरू हुई। 2012 तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। यह उनकी लोकप्रियता, प्रशासनिक क्षमता और संगठन पर पकड़ का प्रमाण था। छवि निर्माण और राष्ट्रव्यापी पहचान। 2007 के बाद मोदी ने अपनी छवि को राष्ट्र निर्माता के रूप में बदलना शुरू किया। उन्होंने हिंदी में भाषण देना शुरू किया, जिससे उत्तर भारत में भी उनकी लोकप्रियता बढ़ी। उनके भाषणों में आत्मविश्वास, राष्ट्रभक्ति और व्यवहारिक सोच होती। वे आंकड़ों, उदाहरणों और कहानियों का ऐसा मिश्रण करते थे जो जनता को सीधे प्रभावित करता। उन्होंने सोशल मीडिया, लाइव वीडियो, 3D होलोग्राम जैसी तकनीकी का सबसे पहले उपयोग करके खुद को टेक सेवी नेता के रूप में स्थापित किया। प्रधानमंत्री पद की ओर संकेत। 2012 के चुनाव के बाद यह स्पष्ट हो गया कि नरेंद्र मोदी केवल गुजरात तक सीमित नहीं रहेंगे। उनके समर्थकों ने उनके प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट करना शुरू किया। व्यापारिक जगत, युवा वर्ग और मध्यम वर्ग तीनों ने उन्हें राष्ट्रीय नेता के रूप में देखना शुरू किया। 2013 आते आते भाजपा के भीतर भी यह स्वीकार्यता बढ़ने लगी कि यदि पार्टी को 2014 में सत्ता में आना है तो मोदी ही एकमात्र विकल्प है। निष्कर्ष। 2001 से 2014 तक नरेंद्र मोदी ने न केवल गुजरात को एक मजबूत, विकसित और औद्योगिक राज्य के रूप में स्थापित किया, बल्कि खुद को एक भरोसेमंद, दूरदर्शी और परिणाम देने वाले नेता के रूप में राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित किया। उनका यह कार्यकाल यह दर्शाता है कि किस प्रकार विवादों और आलोचनाओं के बीच भी कोई व्यक्ति विकास और सुशासन के बल पर लोगों का विश्वास जीत सकता है। चैप्टर 5 प्रधानमंत्री बनने की राह। 2012 से 2014 तक नेतृत्व थोपने से नहीं, जनता के विश्वास से पैदा होता है। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने का सफर जनता के उस विश्वास की कहानी है जो उन्होंने विकास, सुशासन और कर्मठता से अर्जित किया। 2012 के बाद राष्ट्रीय छवि। 2012 में तीसरी बार गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अब केवल एक राज्य के नेता नहीं रहे। वे विकास पुरुष, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, कठोर लेकिन ईमानदार प्रशासक की छवि के साथ राष्ट्रीय स्तर पर उभर रहे थे। युवाओं, मध्यम वर्ग और भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों NRI में उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी। उनके भाषण में आत्मविश्वास, ठोस विजन और भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना लोगों को जोड़ रहा था। केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल। 2012 के बाद केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार भारी भ्रष्टाचार, घोटालों और सुस्त प्रशासन के कारण जनता में नकारात्मक छवि बना चुकी थी। पूंजी घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला जैसे मामलों ने कांग्रेस की साख को गिरा दिया। अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल जैसे आंदोलनों ने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बना दिया था। महंगाई, बेरोजगारी और सुरक्षा के मामलों में सरकार लगातार विफल हो रही थी। इस माहौल में जनता एक नई नेतृत्व, नई ऊर्जा और नए भारत की अपेक्षा कर रही थी। भाजपा ने इस अवसर को भांप लिया। भाजपा में मोदी के नाम पर चर्चा। 2013 में भाजपा के भीतर नरेंद्र मोदी के नाम को प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार के रूप में सामने लाने की मांग जोर से पकड़ने लगी। हालांकि पार्टी के भीतर कुछ वरिष्ठ नेता जैसे लाल कृष्ण आडवाणी इससे सहमत नहीं थे, लेकिन युवा नेता, संगठन के कार्यकर्ता और सहयोगी दलों का एक बड़ा वर्ग मोदी के पक्ष में था। RSS ने भी नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया क्योंकि वे एक समर्पित स्वयंसेवक थे और उनका संगठन पर पूरा भरोसा था। आधिकारिक घोषणा। 13 सितंबर 2013 को भाजपा की संसदीय बोर्ड बैठक के बाद नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। यह घोषणा एक ऐतिहासिक क्षण था। एक चाय बेचने वाला संगठन से निकला कार्यकर्ता पहली बार भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र का सर्वोच्च नेतृत्व संभालने की दिशा में अग्रसर हो चुका था। चुनावी रणनीति। परिवर्तन का मंत्र। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने परिवर्तन को केंद्र में रखा। उनका नारा था, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं, सबका साथ, सबका विकास। ये नारे लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हुए। प्रमुख रणनीतियां। रथ यात्रा जैसी रैलियां। मोदी ने देश भर में 400 से ज्यादा रैलियां की। 3D होलोग्राम तकनीकी। इसके जरिए वे एक ही समय में दर्जनों जगहों पर दिखाई देते थे। सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर एक बड़ी फॉलोइंग बनाई। वे भारत के पहले नेता बने जिन्होंने डिजिटल प्रचार को इतनी मजबूती से अपनाया। युवा कनेक्ट, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे वादों में युवाओं को जोड़ा। राष्ट्रवाद, पाकिस्तान, सीमा सुरक्षा और भारत के प्रति
प्रतिष्ठा पर आक्रामक रूप, कांग्रेस पर सीधा हमला। मोदी ने अपने पूरे प्रचार में कांग्रेस के भ्रष्टाचार, वंशवाद और अकमान्यता पर सीधा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी को शहजादा कहकर व्यंग्य का निशान बनाया और पूरी कांग्रेस पार्टी को सत्ता का भोगी सेवा से दूर कहा। जनता के बीच यह सीधा और प्रभावी संवाद रंग लाने लगा। गुजरात मॉडल की बात। मोदी ने अपने गुजरात मॉडल को पूरे देश में दोहराने का वादा किया। उद्योगों को बढ़ावा, युवाओं को रोजगार, प्रशासन की पारदर्शिता, महिलाओं की सुरक्षा, गाँव में विकास। उन्होंने टीम इंडिया, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस जैसी नए राजनीतिक शब्द गढ़े और जनता में सीधा संवाद किया। ऐतिहासिक चुनाव परिणाम। 16 मई 2014 को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो यह भारत के लोकतंत्र का एक ऐतिहासिक दिन था। भाजपा को अकेले 282 सीटें मिली, जो 20 वर्षों में किसी पार्टी को मिली सबसे बड़ी जीत थी। एनडीए गठबंधन को 336 सीटें, कांग्रेस को केवल 44 सीटें मिली। नरेंद्र मोदी आजादी के बाद जन्मे पहले प्रधानमंत्री बने। यह कोई सामान्य राजनीतिक जीत नहीं थी, यह एक विचार, एक दृष्टिकोण और एक आंदोलन की जीत थी। बनारस से जीत। नरेंद्र मोदी ने 2 जगहों से चुनाव लड़ा, वाराणसी उत्तर प्रदेश और वडोदरा गुजरात। वाराणसी को उन्होंने अपनी आध्यात्मिक कर्म भूमि बताया और कहा, मैं यहाँ आया नहीं हूँ, माँ गंगा ने बुलाया है। यह संदेश देश भर के हिंदू मतदाताओं में गूंज उठा। उन्होंने दोनों सीटों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। शपथ ग्रहण समारोह। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस समारोह में पहली बार SAARC देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया गया, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी शामिल हुए। यह मोदी के अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और पड़ोसी देशों से मजबूत संबंधों की शुरुआत का संकेत था। निष्कर्ष। 2012 से 2014 तक नरेंद्र मोदी का यह राजनीतिक सफर किसी राजनीतिक अभियान से अधिक एक जन आंदोलन था। यह उस समय की आवाज थी जो बदलाव चाहता था, जो नेतृत्व में दृढ़ता, पारदर्शिता और विकास देखना चाहता था। मोदी केवल प्रधानमंत्री नहीं बने, वे जनता के भरोसे का प्रतीक बन गए। चैप्टर 6। नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल 2014 से 2019 तक। सत्ता सेवा का माध्यम होनी चाहिए, शासन का नहीं। नरेंद्र मोदी का पहला प्रधानमंत्री कार्यकाल इसी सोच का परिचायक रहा। इस काल में भारत में कई ऐतिहासिक निर्णय, योजनाएं और नई राजनीतिक संस्कृति का सूत्रपात हुआ। कार्यभार संभालने के साथ नई ऊर्जा। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके शपथ ग्रहण समारोह की भव्यता और उसमें शामिल दक्षिण एशियाई देशों के प्रमुखों की मौजूदगी ने एक संदेश दिया। भारत अब अपनी विदेश नीति में भी नया नेतृत्व दिखाएगा। पहले ही दिन मोदी ने कई परंपराएं तोड़ी। PMO प्रधानमंत्री कार्यालय को अधिक प्रोफेशनल और परिणाम आधारित बनाया गया। वरिष्ठ नौकरशाहों से सीधे संवाद शुरू किया। साप्ताहिक कार्य रिपोर्ट की परंपरा लागू की। नीतिगत फैसलों की बुनियाद। मोदी सरकार ने शुरुआत में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि उनका एजेंडा केवल घोषणाएं नहीं बल्कि ठोस क्रियान्वयन होगा। प्रमुख प्राथमिकताएं। नंबर 1 गरीबों के लिए योजनाएं। नंबर 2 साफ सुथरा प्रशासन। नंबर 3 आर्थिक सुधार और निवेश। नंबर 4 डिजिटल और तकनीकी क्रांति। नंबर 5 राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति में सशक्त भूमिका। नंबर 1 जन धन योजना, आर्थिक समावेशन की क्रांति। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत अगस्त 2014 में हुई। इसका उद्देश्य था हर भारतीय के पास बैंक खाता हो। पहले ही साल में 20 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए। गरीबों को पहली बार सीधे बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया। DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सब्सिडी सीधे खातों में आने लगी। यह योजना विश्व बैंक द्वारा भी सराही गई। नंबर 2 स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्र निर्माण में सामाजिक क्रांति। 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ हुआ। लाखों शौचालयों का निर्माण किया गया। खुले में शौच को समाप्त करने के लिए जन जागरण चलाया गया। शहरी और ग्रामीण स्वच्छता में सुधार आया। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी और खिलाड़ी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। यह एक मिशन मोड में चलाई गई योजना थी जो मोदी के व्यक्तिगत संकल्प से जुड़ी हुई थी। नंबर 3 डिजिटल इंडिया, तकनीकी सशक्तिकरण। मोदी सरकार ने तकनीकी को केवल एक सुविधा नहीं बल्कि एक सशक्तिकरण का माध्यम बनाया। आधार, मोबाइल और बैंक खातों को जोड़ा गया। ई गवर्नेंस को बढ़ावा। सरकारी सेवाएं ऑनलाइन हुई। पेंशन, राशन, प्रमाण पत्र आदि। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाएं शुरू हुई। नंबर 4 मुद्रा योजना और स्टार्टअप भारत। मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार करने वालों को बिना गारंटी के लोन दिए गए। करोड़ों लोगों को 50,000 से 10 लाख तक के लोन मिले। यह आत्मनिर्भर भारत की ओर पहला कदम माना गया। साथ ही स्टार्टअप इंडिया ने नवाचार और युवा उद्यमिता को बल दिया। नंबर 5 नोटबंदी, साहसिक लेकिन विवाद भरा फैसला। 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए 500 और 1000 रुपए के नोटों को अमान्य घोषित कर दिया। उपदेश, काले धन पर रोक, नकली करेंसी पर लगाम, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा। इस फैसले ने देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक जिसने मोदी के साहस को सहारा, दूसरा जिसने इसकी तैयारी और प्रभाव पर सवाल उठाए। नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान और ई वॉलेट का प्रचलन जरूर बढ़ा, लेकिन असंगठित क्षेत्र को तत्काल झटका लगा। GST, वस्तु
वस्तु एवं सेवा कर एक भारत का एक टैक्स 1 जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी लागू हुआ। यह स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा कर सुधार माना गया। राज्य और केंद्र सरकारों ने टैक्स को एकीकृत किया। टैक्स प्रक्रिया सरल हुई, लेकिन शुरुआती तकनीकी समस्याएं सामने आई। व्यापारियों को टैक्स से संबंधित पारदर्शिता और जवाबदेही की ओर बढ़ने के लिए मजबूर किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक नीति। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। उरी हमला और सर्जिकल स्ट्राइक 2016। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने उरी में सेना पर हमला किया। मोदी सरकार ने पहली बार एलओसी पार कर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। इससे भारत की रक्षा नीति में आक्रामक संतुलन की शुरुआत हुई। वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी वर्षों से लंबित ओआरओपी को लागू किया गया और सैन्य बलों को राहत मिली। विदेश नीति एक मजबूत भारत। नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति को केवल कूटनीति तक सीमित नहीं रखा, बल्कि निवेश, वैश्विक भागीदारी और भारतीय संस्कृति के प्रचार का माध्यम बनाया। नंबर 1 ग्लोबल लीडर की छवि बनाई गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा से लेकर जापान के शिंजो अबे और रूस के पुतिन से निकटता, प्रवासी भारतीयों से जुड़ाव, अमेरिका, यूके, यूएस जैसे देशों में बसे भारतीयों से विशेष संवाद, भारतीय पासपोर्ट की वैश्विक पहचान को मजबूती, सामाजिक योजनाएं और महिला सशक्तिकरण। उज्ज्वल योजना, गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का हिस्सा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या हत्या के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान। आलोचनाएं और चुनौतियां। नंबर 1 नोटबंदी का असर, असंगठित क्षेत्र को नुकसान, छोटे व्यापार ठप। नंबर 2 जीएसटी की जटिलता, छोटे व्यापारियों की शिकायत। नंबर 3 रोजगार सृजन, युवाओं को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाए। नंबर 4 संवेदनशील मुद्दे, गाय, लव जिहाद जैसे मामले में सामाजिक तनाव। हालांकि मोदी सरकार ने इन मुद्दों पर संतुलित बयान दिए, लेकिन विपक्ष ने इन्हें राजनीतिक मुद्दा बनाया। 2019 का चुनाव, पहले से भी बड़ी तैयारी। 2019 आते आते नरेंद्र मोदी की छवि एक निर्णायक और प्रतिबद्ध नेता की बन चुकी थी। उनके नारे से फिर से गूंजने लगे, फिर एक बार मोदी सरकार, मैं भी चौकीदार। विपक्ष के आरोपों के जवाब में एक स्मार्ट कैंपेन, पुलवामा हमला और बालाकोट स्ट्राइक। फरवरी 2019 में हुए आत्मघाती हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। मोदी सरकार ने बालाकोट एयर स्ट्राइक का निर्णय लिया, जिससे जनता में जबरदस्त राष्ट्रवादी लहर उठी। 2019 चुनाव परिणाम, मोदी सरकार ने पहले से भी बड़ी जीत दर्ज की। भाजपा को अकेले 303 सीटें, एनडीए को कुल 353 सीटें, कांग्रेस केवल 52 सीटों पर सिमट गई। यह चुनावी जीत न केवल मोदी के कार्यों की पुष्टि थी, बल्कि इस बात की घोषणा थी कि देश ने मोदी को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। निष्कर्ष, नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल सुधारों, साहसिक निर्णयों और एक नई राजनीतिक भाषा का युग था। उन्होंने न केवल सरकार चलाने के तरीकों को बदला, बल्कि जनता में संवाद और जुड़ाव के नए मानक स्थापित किए। उनका यह कार्यकाल एक संदेश था, अगर इरादा साफ हो तो बड़े फैसले भी संभव हैं। 2019 की नई सरकार मजबूत इच्छा शक्ति के साथ 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस बार सरकार पहले से ज्यादा अनुभवी, नीतिगत रूप से तैयार और बदलाव के प्रति दृढ़ निश्चयी थी। प्रमुख मंत्र, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। न्यू इंडिया 2022, आत्मनिर्भर भारत। नंबर 1 अनुच्छेद 370 ऐतिहासिक फैसला। 5 अगस्त 2019 मोदी सरकार ने दशकों पुरानी विवादित अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। यह कदम राष्ट्रीय एकता, आतंकवाद पर रोक और विकास के उद्देश्य से लिया गया। विपक्ष ने इसका विरोध किया, लेकिन देश में राष्ट्रवादी भावना और व्यापक समर्थन देखने को मिला। नंबर 2 राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और निर्माण। नवंबर 2019 अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राम मंदिर निर्माण के लिए रास्ता साफ किया। मोदी सरकार ने मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की। अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा शांतिपूर्ण समाधान की मिसाल बना। नंबर 3 कोरोना महामारी। मार्च 2020 से भारत भी वैश्विक कोविड-19 महामारी की चपेट में आ गया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने इस संकट का सामना एक रणनीतिक, मानवीय और वैज्ञानिक तरीके से किया। प्रमुख कदम जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन। संक्रमण रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, करोड़ों गरीबों को मुफ्त राशन, गैस और आर्थिक सहायता मिली। आरोग्य सेतु ऐप और कोविन पोर्टल जैसी तकनीकी समाधान लाए गए। थाली बजाओ दिया जलाओ जैसे जागरूकता अभियानों से एकजुटता दिखाई गई। वैक्सीनेशन अभियान, भारत ने स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन विकसित की। सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चला। 200 करोड़ से अधिक
डोज दिए गए। वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के कई देशों को वैक्सीन दी गई। मोदी को वैश्विक मंच पर कोविड प्रबंधन के लिए सराहा गया। नंबर 4, आत्मनिर्भर भारत अभियान। मई 2020 में मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया। उद्देश्य भारत को निर्माण, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, एमएसएमई को बल देना, रक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन बढ़ाना। प्रमुख योजनाएं, डीएलआई स्कीम, डिफेंस में मेक इन इंडिया, डिजिटल क्रांति और 5G की शुरुआत, स्टार्टअप इंडिया का विस्तार। नंबर 5, 3 कृषि कानून और आंदोलन। 2020 में मोदी सरकार ने कृषि सुधार के लिए 3 नए कानून लाए। किसानों को मंडी के बाहर भी बेचने की छूट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को वैधानिक दर्जा, स्टॉक सीमा पर नियंत्रण में ढील। परंतु पंजाब, हरियाणा समेत कुछ राज्यों के किसानों ने कृषि कानून का विरोध किया। दिल्ली बॉर्डर पर महीनों तक धरना चला। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत विफल रही। अंततः नवंबर 2021 में मोदी ने राष्ट्र के नाम पर संदेश में कानून वापस लेने की घोषणा की। मैंने किसानों के हित में ये कानून लाए थे, लेकिन शायद हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। नंबर 6, अन्य प्रमुख योजनाएं और पहल। पीएम आवास योजना, करोड़ों लोगों को पक्के मकान मिले। 2022 तक सभी को छत का लक्ष्य। उज्ज्वल योजना 2.0, नए लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा। जल जीवन मिशन, हर घर जल, पाइप से जल आपूर्ति का लक्ष्य। 2024 तक ग्रामीण भारत में 100% जल पहुंच। शिक्षा में बदलाव, नई शिक्षा नीति 2020 लागू। स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक संरचनात्मक सुधार। मातृभाषा में शिक्षा को प्रोत्साहन। नंबर 7, अर्थव्यवस्था, उतार चढ़ाव और सुधार। कोविड के चलते 2020 में जीडीपी में गिरावट आई, लेकिन 2021 और 2022 में तीव्र रिकवरी देखी गई। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी। स्टार्टअप्स में भारी निवेश, यूनिकॉर्न्स की संख्या में वृद्धि। वैश्विक रैंकिंग, भारत स्टार्टअप हब के रूप में उभरा। नंबर 8, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा नीति। गालवान घाटी संघर्ष 2020 में भारत चीन के बीच तनाव। मोदी ने लद्दाख में जाकर सेना को प्रेरित किया। रक्षा आत्मनिर्भरता पर जोर, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, मिसाइल आदि का स्वदेशी निर्माण। अन्य पहल, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति, नए सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे का निर्माण। नंबर 9, विदेश नीति और वैश्विक प्रभाव। QUAD समूह में सक्रिय भूमिका, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। G20 की अध्यक्षता, भारत ने वासुदेव कुटुंबकम को दुनिया के सामने रखा। ब्रिक्स, SCO जैसे मंचों पर भारत की ताकत बढ़ी। प्रवासी भारतीयों से जुड़ाव, भारत वंदन, प्रवासी भारतीय दिवस जैसे कार्यक्रमों में मोदी ने व्यक्तिगत संवाद बनाए रखा। आलोचनाएं और राजनीतिक विरोध, रोजगार पर सवाल, युवाओं में असंतोष, महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतें। संवेदनशील मुद्दों पर चुप्पी, संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव का आरोप, अल्पसंख्यक समुदाय की चिंता। विपक्ष और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने मोदी सरकार को अत्यधिक केंद्रीकृत और राष्ट्रवाद से प्रेरित कहकर आलोचना की। निष्कर्ष, दूसरा कार्यकाल, निर्णय और दिशा। 2019 से 2024 तक का कार्यकाल नरेंद्र मोदी के लिए संकट प्रबंधन, कोविड, ऐतिहासिक फैसले, 370, राम मंदिर, आत्मनिर्भर भारत की नींव, वैश्विक नेतृत्व की छवि निर्माण, फखर, राष्ट्रवाद और कल्याणकारी योजनाओं का संगम का काल रहा। चैप्टर 9, निष्कर्ष और नरेंद्र मोदी की विरासत। इतिहास केवल घटनाओं का क्रम नहीं होता, बल्कि उस नेतृत्व का प्रतिबिंब होता है जिसने समय को आकार दिया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जीवन और राजनीतिक सफर भारतीय लोकतंत्र की एक अद्वितीय गाथा है। एक साधारण परिवार में जन्मे, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले बालक से लेकर भारत के 3 बार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने तक का सफर अपने आप में एक प्रेरणा है। नंबर 1, जीवन का संदेश। मोदी का जीवन युवाओं के लिए एक स्पष्ट संदेश देता है। यदि आपके पास लक्ष्य है, दृष्टि है और कठिन परिश्रम करने की इच्छा शक्ति है, तो कोई भी बाधा आपकी राह नहीं रोक सकती। उनका जीवन यह सिखाता है कि जन्म या पृष्ठभूमि आपके भविष्य का निर्धारण नहीं करती, बल्कि आपकी सोच, अनुशासन और समर्पण ही आपको महानता तक पहुंचाते हैं। नंबर 2, लोकतांत्रिक ताकत का उदाहरण। मोदी की सफलता भारत की लोकतांत्रिक शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह सिद्ध करता है कि भारत में हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति या समुदाय से आता हो, यदि वह जनता का विश्वास जीत ले तो देश का सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकता है। नंबर 3, एक विचारधारा, एक आंदोलन। नरेंद्र मोदी केवल एक नेता नहीं है, बल्कि एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्र प्रथम, उनका कार्यकाल भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आधुनिक पहचान को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास रहा है। उन्होंने भारत को एक ब्रांड के रूप में वैश्विक मंच पर स्थापित किया। नंबर 4, विरोध और आलोचनाएं। कोई भी महान नेतृत्व आलोचना से अछूत नहीं रहता। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भी कई निर्णयों पर तीखी आलोचना हुई, जैसे नोटबंदी, कृषि कानून, नागरिकता संशोधन अधिनियम आदि। लेकिन इन सभी के बीच उन्होंने अपने निर्णयों के पीछे राष्ट्रहित की प्राथमिकता बताई और धन्यवाद के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। नंबर 5, वैश्विक मंच पर भारत। मोदी के नेतृत्व में भारत की छवि केवल एक विकासशील राष्ट्र की नहीं,
नहीं रही बल्कि एक निर्णायक, आत्मनिर्भर और नेतृत्वकर्ता राष्ट्र की रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की उपस्थिति अब विचारों में समर्थन तक सीमित नहीं बल्कि नीतियों के निर्धारण तक पहुंच चुकी है। नंबर 6, विरासत। नरेंद्र मोदी की विरासत क्या होगी? एक सशक्त भारत, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र की नींव, तकनीक, नवाचार और आधुनिकीकरण में बढ़त, राष्ट्रीय गौरव और संस्कृति का पुनः जागरण। उनकी नीतियों और विजन में भारत की अगली पीढ़ियों के लिए दिशा तय की है। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि परिवर्तन केवल भाषणों से नहीं बल्कि ठोस कार्यों से आता है। नंबर 7, भावनात्मक जुड़ाव। मोदी का एक बड़ा प्रभाव उनका जनता से सीधा संवाद रहा है, चाहे मन की बात हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हर व्यक्ति से जुड़ाव। उन्होंने जन नेता की परिभाषा को नया आयाम दिया है। नंबर 8, निष्कर्ष। नरेंद्र मोदी की कहानी एक चाय बेचने वाले बालक की कहानी नहीं है, यह उस भारत की कहानी है जो सपने देखता है, जो संघर्ष करता है और जो जीतता है। यह उस नेतृत्व की कहानी है जिसने केवल शासन नहीं किया बल्कि जन मन में स्थान पाया, जो देश के लिए जीता है और इतिहास में नहीं लोगों के दिलों में अमर होता है। नरेंद्र मोदी की कथा आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाएगी कि भारत की आत्मा को समझाने वाला नेता न केवल प्रधानमंत्री बनता है बल्कि प्रेरणा का स्रोत भी बनता है।